हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का गणित। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3 का बेसिक पढ़ेंगे। यह बेसिक पार्ट 1 है और इसका बेसिक सीखने के बाद हम लोग इसके 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और सीखते रहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए, दो चर से ही स्पष्ट हो रहा है कि इस समीकरण में दो चर होंगे। रैखिक का मतलब है उन चरों का घात एक होगा और समीकरण का मतलब है कि उसमें एक बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है उसको सीख लेते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं तथा x और y चर है, और इसी को ही मानक रूप कहते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप कहा जाता है। इसमें जो a है, b है और c है, ये कोई वास्तविक संख्या होती है, और इसमें x और y जो है ये चर राशि हैं। ठीक है, तो देखिए अगला पॉइंट, दो चर वाले रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। इसे भी आपको याद रखना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का कितने हल होता है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। देखिए अगला पॉइंट है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख सरल रेखा को दर्शाता है। सरल यानी कि सीधी रेखा को दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर अनेक हल क्यों होता है या कैसे होता है, और इस रेखा का समीकरण सरल रेखा क्यों होता है, यानी समीकरण का आलेख जो होता है सरल रेखा कैसे होता है। देखिए इस बात को यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए 2x प्लस 4y प्लस 10 बराबर 0, तो ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप के हैं, यानी कि इस रूप के हैं। तो इस रूप में कोई भी समीकरण रहेगा तो उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाएगा। ठीक है, तो ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल है। इस तरीके से आप एग्जाम्पल बहुत सारे ले सकते हैं। ठीक है, ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीख लेते हैं कि इनके अनेक हल कैसे होते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए x प्लस वाई बराबर दिया गया है 5। ठीक है, तो x का मान और y का मान कितना रखें कि इन दोनों का जोड़ 5 होगा। तो आप कह सकते हैं कि x का मान 0 रखिए और y का मान 5 रख लीजिए, तो जोड़ने पर क्या आएगा, 5 आएगा। कोई कहेगा कि 1 रखिए और यहाँ पर 4 रख लीजिए, फिर भी जोड़ने पर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 2 और 3 जोड़ने पर भी क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 3 और 2 जोड़ने पर भी क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप करते जाइए। 4 प्लस 1 भी क्या मिलेगा, तो 5 मिलेगा। 5 प्लस 0, 5 प्लस 0 बराबर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। -1 प्लस 6 बराबर क्या मिलेगा, तो 5 मिलेगा। -2 प्लस 7 बराबर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। -3 प्लस 8 बराबर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो देखिए इस प्रकार से x के कितने मान हो गए और y के कितने मान हो गए। तो ये जो है ना, यही हल होता है। तो इस तरीके से तो हम लोग अनेकों हल ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग अनेकों इनके मान रखते जाएंगे और 5 मिलता रहेगा हमें।
तो इस तरह से x और y के अनेक मान हो जाते हैं, तो कहा जाता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख नहीं, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल अनेक हल होते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। अनेक हल होते हैं। ठीक, देखिए इनकी रेखाओं को सीख लेते हैं। जैसा कि मान लीजिए समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 दिया है, तो अगर x का मान इस तरीके से आपने 9th क्लास में सीखा होगा। ठीक है, अगर आपने सीखा है 9th में तो ठीक है, अगर नहीं सीखा है तो इसे ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए इसमें x को रखते हैं, इसमें y रखते हैं, तो यहाँ पर x कोमा y रखा जाता है। ठीक है, अगर x का मान हम 0 रखते हैं तो y का मान क्या मिलेगा बताइए। x का मान ये 0 रख लेंगे तो y का मान होगा 5। ठीक है, तो इस बिंदु का नाम हो जाता है 0,5। अगर मान लीजिए y का मान अगर हम 0 मानते हैं तो x का मान कितना होगा 5, चाहे कि y नहीं 0 और 5 जोड़ने पर क्या मिलेगा हमें 5 मिलेगा। तो इस बिंदु का नाम हो जाएगा 5,0। ठीक है, तो अगर हम इसका आलेख खींचते हैं तो ध्यान दीजिए कैसा होगा। तो देखिए इससे आप परिचित होंगे 9th क्लास में, या आप इसे समझ लीजिए। इसे कहते हैं x अक्ष, और ये जो खड़ी लाइन है इसको कहते हैं y अक्ष, और यहाँ पर होता है 0। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है 0 होता है, यहाँ पर 0 होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर 1 है, 2, 3, 4, 5, इस पर 1 से 5, 0 से 5 तक है, इस पर 5 तक ले लिए। तो यहाँ पर देखिए 0,5 रखना है, तो कहाँ रखेंगे। 0 किसका मान है तो x का मान है, तो 0 यहाँ मिल गया, और ये 5 तक जाना है, यानी कि y का मान हमें 5 ढूंढना है। तो y पर चलेंगे, ये रहा 5, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इस बिंदु का नाम 0,5 हो जाएगा। ठीक है, और हमें फिर ढूंढना है 5,0। तो देखिए इसमें y का मान 0 है, तो 0 ढूंढना नहीं है, 0 यहाँ मिलेगा। ठीक है, और x कितना है 5 है, तो 0 से यहाँ से x के तरफ चलना है 5 तक। तो देखिए इधर x के तरफ जाएंगे तो यहाँ मिलेगा 5। ठीक है, इधर चलते हैं तो माइनस में मिलता है, इधर चलते हैं प्लस में मिलता है, ऊपर चलते हैं तो प्लस में मिलता है, नीचे चलते हैं तो माइनस में मिलता है। ठीक है, तो हमें प्लस में चाहिए, इसलिए यहाँ से इधर चलेंगे दाहिने तरफ, तो यहाँ मिल जाएगा 5,0। पहले x का मान लिखा जाता है, फिर y का मान लिखा जाता है। तो इस बिंदु का नाम हो गया 5,0, इस बिंदु का नाम हो गया 0,5। ठीक है, और इन्हें हम लोग एक रेखा की सहायता से मिला देते हैं। तो देखिए इन दोनों बिंदुओं को एक रेखा से मिलाने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो यह इस समीकरण का क्या है, ग्राफीय निरूपण होता है। ठीक है, इसी को कहते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख जो होता है सरल रेखा को दर्शाता है। तो आशा करते हैं कि स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप कितना होता है। तो देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये हो जाता है युग्म का व्यापक रूप। ठीक है, अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो समीकरण एक साथ ले लिए जाते हैं, दो समीकरण एक साथ ले लिए जाते हैं, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाते हैं। ठीक है, तो इनके अनुपातों से संबंधित कुछ रूल है जिन्हें आपको याद रखना है। तो देखिए पहला रूल, देखिए इसके अनुपातों से संबंधित पहला रूल है, यदि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 हो तो इसके हल जो होंगे दोनों समीकरणों के हल अद्वितीय हल होते हैं, या इसी को एक हल बोला जाता है।
इस स्थिति में युग्म जो होंगे संगत या अविरोधी, ठीक है। रेखाएं यानी कि ग्राफीय निरूपण जो होगा प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए जब हम इन दोनों समीकरणों का आलेख खींचेंगे तो एक समीकरण के लिए एक रेखा होगी, दूसरे समीकरण के लिए भी एक रेखा होगी, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेंगे, तो एक ही बिंदु पर कहीं ना कहीं कट करेंगे। तो इसी एक बिंदु को हम लोग कहते हैं कि हल हो गया। ये जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो एक हल होता है, ठीक है। अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो संगत होता है और ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाती है। इस कंडीशंस को आपको याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में ये देगा तो इसमें से कोई पूछेगा, अगर इसमें से कोई एक देगा कि अद्वितीय हल होगा तो निम्न में कौन सा शर्त सही होगा, तो ये ऑप्शन में आपका रहेगा। देखिए दूसरा कंडीशन क्या है। देखिए स्टूडेंट्स तीसरा कंडीशन, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो तो हल अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। युग्म संगत या आश्रित होता है। रेखाएं संपाती रेखाएं होती है। तो संपाती रेखाओं का मतलब है कि एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा भी होती है, ठीक है। और इस स्थिति में ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को अनेकों बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुई जाती है, तो इसलिए इनके अनेक हल होते हैं। जब रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटती है तो संगत कहते हैं, और इस तरह की रेखाओं को संपाती रेखाएं कहते हैं। और संपाती रेखाओं की स्थिति में शर्त होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इसे आपको याद रखना है। और समांतर रेखाओं की स्थिति में कोई हल नहीं होता है, और शर्त जो होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, ठीक है। और एक कंडीशन होता है पहला, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है तब a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के। तो स्टूडेंट्स इसे आपको याद रखना है, जिससे हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कर पाएंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट है, दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियां। तो दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की दो विधियां होती है। पहली ग्राफीय विधि और दूसरी बीजगणितीय विधि। और देखिए बीजगणितीय विधि से हल करने के समीकरण के तीन विधियां होती है। पहली होती है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, और दूसरी विलोपन विधि, और तीसरी विधि होती है वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि।
तो स्टूडेंट्स, कभी कभी आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की कितनी विधियां हैं। तो दो विधियां हैं, ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि। ग्राफीय विधि में हम लोग ज्यामितीय निरूपण करते हैं, यानी कि ग्राफ खींचते हैं, समीकरण को रेखाओं से दर्शाते हैं। और बीजगणितीय विधि में तीन विधियां हैं हल करने के, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। इन तीनों विधियों से हम लोग x और y का मान निकालते हैं। ग्राफीय विधि से भी हम लोग x और y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था 3 अध्याय का बेसिक। तो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 तथा 2x प्लस के वाई बराबर 14 संपाती होगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो हम लोग अभी अभी सीखे हैं कि जब रेखाएं संपाती होती है तो शर्त कौन सा होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस कंडीशन में तीनों बराबर होती है। ठीक है, तो a1/a2, a1 मिलेगा पहला समीकरण में, तो ये है पहला समीकरण और ये है दूसरा समीकरण। ठीक है, a1 यानी कि a1 x होता है, तो यहाँ पर a1 का वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 में a2 है, यहाँ पर 2, इसको रख लेंगे 2, बराबर है तो बराबर रखेंगे। b1/b2 यानी b1 हो जाएगा 2 बटे में b2 का मान है k, बराबर c1/c2। तो देखिए c1 रख लेंगे 7, अब बटे में c2 यानी 14, 7/14। ठीक है, तो देखिए या तो आप इन दोनों को लेकर सोल्व करके के का मान ज्ञात कर दीजिए, या यहां से इन दोनों को लेकर आप के का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसे लेकर हल करते हैं। दोनों स्थितियों में के का मान सेम आएगा। ठीक है, के में 1 में गुणा होगा तो के हो जाएगा, 2 में 2 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार के का मान कितना हो गया, 4। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही है। या आप इससे भी हल कर सकते हैं, इनको लेकर यहाँ से 7 से ये 2 बार में चला जाएगा, 2 में 2 में गुणा होगा तो 2 दूनी का 4 होगा, और यहाँ से के में 1 में गुणा होगा, यहाँ पर 1 है, के में 1 में गुणा हो जाएगा तो के बचेगा, तो के का मान फिर से 4 आएगा। ठीक है, यानी कि इसमें के का मान क्या होगा, 4। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए पी के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। देखिए पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, ये पहला है और ये दूसरा समीकरण है। ऑप्शन देखिए लिखना भूल गए हैं, तो देखिए इसमें पी का मान बता देते हैं किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो कोई हल कब नहीं होता है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता है। तो a1 का मतलब हो गया ये 5, अब बटे में a2 का मतलब हो गया यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 बराबर है तो बराबर b1/b2, b1 हो गया p बटे में b2 का मतलब हो गया ये 2, नॉट इक्वल टू, इधर लिखो या मत लिखो, यहीं से p का मान मिल जाएगा। p में 1 में गुणा कराएंगे p, 2 में 5 में गुणा होगा, 5 दूनी 10। तो इस प्रकार p का मान क्या होगा, तो 10 होगा, p का मान 10 हो जाएगा।
देखिए तीसरा प्रश्न है, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधियां है। तो देखिए बीजीय विधियां का मतलब है बीजगणितीय विधियां कितनी है। तो अभी अभी बताए हैं आपको कि कितनी विधियां हैं। तो बीजगणितीय विधि से समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न 4। देखिए ये प्रश्न कुछ अच्छे लेवल का है। ठीक है, और आप ध्यान दीजिए, इसे चुटकियों में हल कर देंगे हम लोग। 2 अंकों वाली संख्या अंकों के योग का 4 गुना है। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग का 4 गुना है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंक उलट जाती है, तो संख्या क्या होगी। तो देखिए 18 जोड़ने पर अंक क्या हो जाती है, उलट जाती है। देखिए अगर हम 42 में 18 जोड़ेंगे तो 42 में अगर 18 हम जोड़ते हैं तो अंक उलटने चाहिए। तो 8 2 मिलकर 10 हो गया, और 4 1 मिलकर 5, एक हासिल 6। तो देखिए इनका अंक पलटने का मतलब है कि 2 पहले आ जाएगा और 4 बाद में चला जाएगा, यानी 24 होना चाहिए था। लेकिन ये तो 60 हो गया, जो कि इनके अंक जोड़ने पर 18 नहीं उलट रहे हैं। तो ये ऑप्शन गलत है। देखिए अगला ऑप्शन बी, 24 में अगर 18 हम जोड़ते हैं, 24 में 18 जोड़ते हैं तो 8 4 मिलेगा 12, 2 और 1 मिलेगा 3, एक हासिल लगेगा तो 4। देखिए 2 पहले था तो 4 पहले आ गया, 4 बाद में था तो 2 पहले आ गया, यानी इनके अंक 18 जोड़ने पर उलट गए, 3 में तो 24 में। तो इस प्रकार से 24 सही आंसर होगा। ऑप्शन बी सही है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी है। देखिए अगला प्रश्न है, के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म के अनंत हल हैं। तो देखिए अनंत हल होने के लिए ये कंडीशन लगता है। ठीक है, तो देखिए यहां से इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण नहीं समीकरण 2, इसको मान लीजिए और इसको मान लीजिए 1। ठीक है, यहाँ से ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, ये ए हो जाता है यानी A2, ये हो जाता है B2 और ये हो जाता है C2। ठीक है, तो यहां से देखिए A1/A2 लिखना होता है, यानी कि हम लिखेंगे 2/4 बराबर रख लेंगे B1/B2, यानी कि 3/K लिखेंगे, 3/K। तो देखिए K यहाँ पर मिल गया तो K से गुणा कराएंगे 2 में, यानी कि इससे इसको काट लीजिए, 2 दूनी का 4, 1/2 हो जाएगा। K में 1 में गुना होगा तो K मिलेगा, 2 में 3 में गुना होगा तो 6 मिलेगा। तो इस प्रकार K का वैल्यू क्या हो गया, 6। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन डी सही है। देखिए अगला प्रश्न, यदि x प्लस वाई बराबर 60 एवं 5x प्लस 12y बराबर 7, तो x का मान क्या है। देखिए इस कंडीशन में x का मान बताना है। तो x का मान बताने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। यहां से हम लोग देखिए इसी पेज पर हम बता रहे हैं आपको। ये x प्लस वाई है तो इसमें से y का मान निकाल लेंगे। तो y का मान क्या मिलेगा, 7 माइनस x मिलेगा। ये x उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसे मान लीजिए समीकरण 1, और यहाँ पर देखिए ये समीकरण 2 है, ये क्या है, समीकरण 2। तो यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 2 में इस y का वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, तो देखिए 5x है तो 5x लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस 12, y का वैल्यू कितना रखना है, तो इतना रखना है। y का वैल्यू 7 माइनस x रखना है, तो यहाँ पर रख लेंगे 7 माइनस x। और देखिए बराबर में कितना है, तो 7 है, यहाँ बराबर में 7 रख लेंगे। तो देखिए हल करने पर क्या मिलता है, 5x
देखिए 12 में 7 में गुना होगा तो प्लस से प्लस में गुना होगा तो प्लस होगा, 12 7 84, प्लस में माइनस में गुना होगा तो माइनस होगा, 12 में x में होगा गुना तो 12x हो जाएगा, बराबर में 7 रहेगा। देखिए 12x में से 5x घटेगा तो माइनस में 7x होगा, बराबर में 7 है। ये 84 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 84, तो माइनस में 7x बराबर 84 में से 7 घटाएंगे तो 14 में से 7 घटेगा 7, यहाँ पर भी 7 बचेगा, माइनस में मिलेगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 7 से ये 11 बार में जाएगा तो x का मान कितना मिल गया, 11 मिल गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। देखिए अगला प्रश्न, यदि 3x माइनस 5y बराबर 0 तथा 9x प्लस 15y बराबर 0 तो x तथा y के मान होंगे। तो देखिए ऑप्शन इनमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए इसमें x का मान और y का मान रखने पर अगर ये पूरा 0 हो जाएगा इस 0 के बराबर, तो हम लोग बोलेंगे वही इसका हल है। तो देखिए पहला ऑप्शन लेके चलते हैं, तो x का मान 1 रखेंगे, यहाँ पर y का मान भी 1 रखेंगे। x का मान 1 रखते हैं तो यहाँ मिलेगा 3 और 1 में गुना होगा तो 3 मिलेगा। y का मान 1 रखते हैं तो 5 एकम 5 मिलेगा, माइनस में 5 मिलेगा, जो कि कभी भी ये 0 नहीं बन सकता है। ठीक है, ये कभी भी 0 नहीं बन सकता है, यानी ऑप्शन ए गलत है। अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू 0 रख लेते हैं तो देखिए यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। y का वैल्यू भी अगर 0 रख लेते हैं तो ये 0 रखेंगे तो ये पूरा 5 भी 0 हो जाएगा, तो 0 में से 0 घटेगा यानी 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ भी अप्लाई कीजिए, अगर हो जाएगा तो यही आंसर होगा। x का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और y का वैल्यू 0 रखेंगे इसमें, यहाँ पर y के जगह पर, तो y में 0 में 15 में गुना होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, 0 और 0 जोड़ने पर 0 मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सही है। देखिए प्रश्न 8, प्रश्न 8 है, युगपत समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5, 4x प्लस 6y बराबर 9 है, निकाय है, असंगत है या अद्वितीय हल या अनेक हल या कोई नहीं। तो देखिए इसको किस प्रकार से हल करेंगे, तो इसके लिए हम लोग अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 के बटे में रख लेंगे 4, 2/4 लिख लेंगे, बराबर 3/6 लिखेंगे, 3/6, और इसको देखेंगे ये दोनों बराबर है या नहीं। 2 से ये कटेगा, ये 2 से 2 बार में कटेगा, 1/2 ये भी कटेगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये भी 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया। और तीसरा निकाल लेंगे, जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो C1/C2 निकालेंगे। देखिए C1 है 5 और C2 है 9, तो 5/9। देखिए ये जो कि है 1/2 नहीं आएगा, यानी कि ये बराबर नहीं होगा। तो देखिए A1/A2 बराबर B1/B2, जब बराबर नहीं होता है C1/C2 तो युग्म क्या होते हैं, असंगत होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही होगा। देखिए 9 नंबर प्रश्न, के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना संपाती होगा। संपाती के लिए तीनों बराबर होते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए A1 यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 में A2 मतलब हो जाएगा ये 2, बराबर B1 का मतलब ये 2 और B2 का मतलब ये के, 2/K, तो K में 1 में गुना होगा तो K हो जाएगा, 2 दूनी का 4 होगा, तो K का मान कितना मिल गया, 4। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही है। देखिए अगला प्रश्न, और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं तब कोई हल नहीं है, एक हल है, दो हल है, अनंत हल है।
जब रेखाएं समांतर होती है तो दोनों एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो इनके कोई हल नहीं होते हैं। अगर प्रतिच्छेद नहीं करती है तो कोई हल नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और इसका बेसिक भी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।